तो नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज ठाकरे को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले अल्टीमेटम से नहीं बल्कि कानून से चलेगी सरकार। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने लाउड स्पीकर विवाद मामले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार को अल्टीमेटम देने का काम न करे। सरकारें अल्टीमेटम से नहीं बल्कि कानून से चलती हैं। दरअसल राज ठाकरे ने पिछले महीने अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर हटा लिए जाएं, नहीं तो वो अपने हिसाब से इनसे निपटेंगे और जैसे को तैसा जवाब देते हुए मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उनकी इस धमकी ने राज्य सरकार की परेशानी बढ़ा दी थी। वहीं अजीत पवार ने इस पर बात करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, जोधपुर हिंसा में कर्फ्यू की अवधि 2 दिन और बढ़ाई गई, इंटरनेट भी रहेगा बंद। ये आपको बता दें कि ईद के मौके पर जोधपुर में हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू की समय सीमा को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही इंटरनेट भी आगामी आदेश तक बंद रहेगा। हालांकि हिंसा के बाद अब माहौल शांत है, अभी तक कोई भी अप्रिय वारदात नहीं हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहता, लिहाजा कर्फ्यू को अब 6 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। हिंसा के मामले को लेकर कोई भी अफवाहें ना फैलें, इसके लिए इंटरनेट को भी आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा। हिंसा के बाद शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी रखी गई है। कर्फ्यू नियमों का पूरे तरीके से पालन करवाया जा रहा है। परीक्षा देने वाले स्टूडेंटों को स्कूल आने जाने की छूट को बरकरार रखा गया है। आपको बता दें कि फिलहाल जोधपुर हिंसा के चलते 2 दिन कर्फ्यू आगे बढ़ा दिया और 2 दिन के लिए ही इंटरनेट भी बंद रहेगा। और बड़ी खबर, जोधपुर हिंसा में अब तक 14 FIR और 141 गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी और RSS की थी दंगा भड़काने की साजिश। आपको बता दें कि जोधपुर में ईद की नमाज के बाद झंडा लगाने को लेकर भड़की हिंसा और बवाल को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती करते हुए अब तक 141 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरदारपुरा पुलिस स्टेशन में 14 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। 20 आरोपियों को हिंसा के लिए गिरफ्तार किया गया है, इनकी जांच जारी है। इधर जोधपुर में दंगा को लेकर राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने बीजेपी और RSS पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी और RSS की दंगा कराने की साजिश थी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वे करौली, जोधपुर और रामगढ़ के लोगों को भड़का रहे थे। हमने समय रहते कार्रवाई की, इसकी वजह से छोटी घटनाएं होकर रह गईं, लेकिन हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दंगा को फैलने नहीं देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम राज्य में दंगा होने की इजाजत नहीं देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी और RSS की दंगा कराने की साजिश थी। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार के सामने नई चुनौती, राज ठाकरे को मिल रहा शिव सैनिकों का समर्थन। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से मिली चेतावनी के बाद महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट मोड पर है। अब खबर है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात कह रहे राज ठाकरे को शिव सैनिकों का भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। मंगलवार को ठाकरे ने हिंदुओं से मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के चलाने की अपील की थी। बुधवार को उन्होंने दोबारा साफ किया था कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कई पुराने शिव सैनिक राज ठाकरे की बात से असहमति नहीं जता पा रहे। ऐसे में राज्य की महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना को सतर्क रहकर काम करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के पूर्व शाखा प्रमुख का कहना है कि हम कैसे असहमत हो सकते हैं। बाला साहेब हमेशा इस बात पर बने रहे, राज्य के बजाय ये मुद्दा हमें उठाना चाहिए था। वहीं सेना के कुछ पदाधिकारियों का भी मानना था कि राज ठाकरे की बात को 99% समर्थन मिला है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे बड़ा कमाल करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दे दी किसान आंदोलन की कड़ी चेतावनी। बोले ना तो MSP पर कमेटी बनी और ना ही मुकदमे हुए वापस। ये आपको बता दें कि 1 साल तक देश भर में चले किसान आंदोलन से चर्चा में आए किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अब तक कमेटी नहीं बनाई है। राकेश टिकैत ने आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों पर भी बात की है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बुधवार को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बाजापुर पहुंचे। यहां पर मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार से MSP पर समझौते को लेकर बात हुई थी। इसमें सरकार ने अब तक सिर्फ किसान मोर्चा से कमेटी के लिए नाम मांगे हैं। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार से कई समझौते हुए थे। एक समझौता यह भी हुआ था कि किसानों के
खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लिया जाएगा। इस पर प्रस्ताव भी बना था। अब तक सिर्फ हरियाणा और पंजाब में किसानों पर हुए मुकदमे वापस लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के खिलाफ दर्ज मामले अब भी वापस नहीं हुए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि मुकदमे वापसी को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार से बात करेगा। केंद्र सरकार पर किसान नेता राकेश टिकैत ने निशाना साधा और कहा कि किसान संगठनों को दबाने के लिए सरकार उन पर मुकदमे दर्ज करने की साजिश कर रही है। इसे किसी भी कीमत पर पूरा होने नहीं दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। इसके लिए सभी को मिलकर सामने आना होगा। अगली बड़ी खबर, दक्षिण भारत में जड़ें जमाने की कोशिश में भाजपा केरल और तेलंगाना पहुंचेंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत के राज्यों में जड़ें मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। खबर है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दोनों राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे और साथ ही जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। हाल ही में जेपी नड्डा ने कर्नाटक का दौरा किया था। वहीं बीते कुछ दिनों में वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश की यात्रा भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस के साथ में बिगड़ते रिश्तों के बीच एक खाका तैयार किया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य में किसानों का मुद्दा उठाएंगे। खास बात यह है कि भाजपा केरल में एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई थी। वहीं तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के पास में केवल 3 सीट और 4 सांसद हैं। कहा जा रहा है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में दिखाने के बाद रिश्तों में खटास आ गई थी। यहां पर जेपी नड्डा पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे और महबूबनगर में रैली को भी संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर, अब मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी नजर। लोकसभा उपचुनाव अखिलेश यादव के लिए बना सिरदर्द। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी गलियारों में मिशन आजम खान के चर्चे हर एक की जबान पर हैं। हर एक सियासी दल खुद को आजम खान का हितैषी दिखाने की होड़ में लगा है। आजम खान सपा के गद्दावर मुस्लिम नेता हैं। आजम खान ने सपा के सिंबल पर ही जेल से विधानसभा का चुनाव भी जीता। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार बनेगी तो वो जेल से बाहर निकलेंगे, इसलिए विधानसभा चुनाव तक सब कुछ ठीक था। मगर सपा की सरकार न बनने के बाद अचानक से ही आजम खान ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और उसमें साथ दिया प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने, जो उपचुनाव के दौरान भतीजे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे। मगर अब हार के बाद से ही पानी पी पी कर उन्हें कोस रहे हैं। सभी राजनीतिक दल मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने को आतुर हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 20 करोड़ के आसपास है और लगभग 141 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट 19% के आसपास हैं। यही वजह है कि भाजपा के अलावा हर सियासी दल इस बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ करना चाहता है ताकि उसकी चुनावी नैया आराम से पार हो सके। अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द आजमगढ़ और रामपुर सीट पर होने वाले लोकसभा के उपचुनाव हैं, जिसमें बड़ी भूमिका मुस्लिम मतदाताओं की होगी। जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं उनको देखते हुए सपा को मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में ही रखना होगा। अखिलेश यादव के करीबी नेताओं का कहना है कि आजम खान अपने परिवार के ही किसी भी व्यक्ति को उपचुनाव में लड़ाना चाहते हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने अभी हामी नहीं भरी है। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव की नैया पूरे तरीके से डूबती नजर आ रही है। बड़ी बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए तय कर दी शर्त, पश्चिम चंपारण से निकालेंगे 3000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर एक साथ हमला किया है। उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश राज में बिहार पिछले 30 साल से सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रदेश में पिछले 3 दशक से लालू यादव और नीतीश कुमार का शासनकाल रहा है। लालू और उनके समर्थकों का मानना है कि उनके राज्य में सामाजिक न्याय हुआ है। वहीं नीतीश कुमार और उनके समर्थकों का मानना है कि उनके शासनकाल में न्याय के साथ साथ विकास हुआ है। दोनों के दावों में कुछ सच्चाई जरूर है, लेकिन बिहार लालू और नीतीश के 30 साल के राज्य में सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। प्रशांत किशोर ने पश्चिमी चंपारण से 3000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने का ऐलान करते हुए राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए एक शर्त भी तय कर दी है। सक्रिय राजनीति में दोबारा से आने की घोषणा करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। अगर बिहार के सभी लोग मिलकर नई सोच को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। बिहार के लोगों को बदलाव के लिए आगे आना होगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का ऐलान नहीं करने जा रहे। प्रशांत किशोर ने बताया कि उन्होंने पिछले 5 महीने में 17,000 से ज्यादा लोगों से संपर्क स्थापित किया है और अब इन लोगों से मुलाकात करेंगे।
प्रशांत किशोर ने बताया कि वो अगले 3 से 4 महीने में 17 से 18 हजार लोगों से मुलाकात कर उनके साथ जन स्वराज की चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि ये लोग पार्टी बनाने की बात कहेंगे तो पार्टी बनाई जाएगी, लेकिन वह पार्टी प्रशांत किशोर की नहीं बल्कि सभी लोगों की होगी। अगली बड़ी खबर, 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, हार और इस्तीफों से हताश कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। पिछले साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह पहली बार राज्य के दौरे पर हैं। इस दौरान वो विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव और उपचुनाव में मिली हार और नेताओं को छोड़कर जाने से हताश पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। दौरे के दौरान वो सभी सांसदों और विधायकों समेत पार्टी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमित शाह राज्य के दौरे पर ऐसे वक्त पर पहुंचे हैं जब 2021 विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद पार्टी को कई बड़े नेताओं के इस्तीफों और गुटबाजी का सामना करना पड़ा है और पार्टी राज्य में खुद को फिर से पुनर्गठित करने की कोशिश कर रही है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के कार्यालय भी जाएंगे। प्रदेश भाजपा नेता अमित शाह के दौरे को पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने वाला मान रहे हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह पार्टी के आंतरिक असंतोष को खत्म करने और खोई जमीन को फिर से हासिल करने की रणनीति तैयार करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।